-5p और -6 बराबर क्या है 0। क्या हुआ, गिर रहा है। चलिए देखिए आप लोग ध्यान से देखो इधर, यहां पे जैसे ही बोलेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए एक तरीका हम बताते हैं, ध्यान से सीखो। 6 को 6 से गुना करोगे -36, क्या आएगा बताओ, -36। 6 को -6 से गुना करोगे क्या आएगा, -36, बोला आएगा। अब यहां पर क्या करना है, ये जो बीच वाला संख्या है, बीच वाला p के साथ जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, वैसा दो संख्या खोजो जिसको जोड़ने पे तो -5 आए, लेकिन गुना करने पे -36 आ जाए। तो -9 और +4, बोलो यही ना। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में साइन को कर दो चेंज, जहां पर -9 है वहां पर कर दो +9, जहां +4 है वहां पर कर दो -4। और तीसरा स्टेप में कॉफिशिएंट से कर दो डिवाइड, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो x का देखो दोनों मान आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उत्तर आ जाएगा -2/3 और 3/2 माइनस, ये हो जाएगा। इसमें माइनस छूट गया लग रहा है, अच्छा वहां छूट गया है, चलो ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो इस दोनों को गुना कर दिए, 6 को -6 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, -36। p के साथ जो है, p के साथ जो है उस पर ध्यान दो, p के साथ -5 नजर आ रहा है, तो -5 को हम दो पार्ट में अलग अलग करेंगे, जैसे -9 + 4। क्यों ऐसा किए, क्योंकि -9 में 4 को जोड़ने पर तो -5 आता है, गुना करने पे क्या आ जाता, -36। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है साइन को चेंज करो, -9 है तो इसको +9 बना दो, +4 है तो इसको -4 बना दो। तीसरा स्टेप होता है क्या, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो x का ये दोनों मान निकल जाएगा। बढ़े आगे, हाँ क्या बा, हमेशा, जब तक रहेगा दुनिया तब तक ये चेंज होगा। कर दो, इक्वेशन पे भी बना दो, इक्वेशन से भी बन जाता है, ऐसा थोड़ी है। इक्वेशन तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। अरे तुम देखो, तुम लोग गुणनखंड कर लो 6p² -5, हाँ बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, गुणनखंड कर लेना, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड करके भी बन जाएगा, ठीक है। चलो बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। देखो ध्यान से, मलय एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलता है, बाद में पूछ लेना, ठीक है एक बार। तो 7 ये चारों ओर मैदान के, ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। यहां से ये कहा जा रहा है कि 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलता है, जबकि नेहा इसके चारों ओर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है। समान दिशा में दोपहर 2:45 पे ये दौड़ना शुरू करती है। तो बताओ वे पहले एक दूसरे को कब पार करेंगे। एक ही दिशा में दौड़ रहा है ना दोनों, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा क्या, रिलेटिव स्पीड लगेगा जी। तो ये एक ही दिशा में 11 चक्कर प्रति घंटे और ये 7 चक्कर प्रति घंटे, तो घटा दोगे ना तो 4 चक्कर प्रति घंटा हो जाएगा। 4 चक्कर क्या हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगा 4 चक्कर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 4 चक्कर, तो 1 चक्कर लगाने के लिए 15 मिनट। अरे बोलो, 1 चक्कर लगाने में तो 15 मिनट बाद मिल जाएगा, बात खत्म। उत्तर हो गया 3 बजे, ऑप्शन नंबर ए। 4 चक्कर 1 घंटा में, 4 चक्कर, अरे देखो एक तो दौड़ रहा है 7 चक्कर प्रति घंटा और दूसरा दौड़ रहा है 11 चक्कर प्रति घंटा। तो मेरे कहने का मतलब है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या करोगे, पीछे से जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो 4 चक्कर प्रति घंटा आएगा। 11 चक्कर प्रति घंटा में से 7 चक्कर प्रति घंटा को घटा दो तो 4 चक्कर प्रति घंटा।
तो प्रत्येक एक घंटा में 4 चक्कर लगा रहा है, 4 चक्कर, तो मिलेगा कितना बार? एक घंटा में कितना बार मिलेगा? 4 बार। तो पहली बार कितना देर में मिलेगा? बात खत्म। क्या नहीं समझे अभी भी? 15 मिनट जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा। है क्या बढ़े आगे? अरे 1 घंटा में 4 चक्कर, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, समझ रहे हो ना? ये 60 मिनट होता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 15 मिनट हो जाएगा। बढ़े आगे। दो पूरक कोण, क्या दो पूरक कोण के बारे में जानते हो क्या? दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90 डिग्री। बात खत्म। बस इतना जानते हो तो ठीक है। छोटे कोण का माप का तिगुना से 6 कम है। छोटा कोण x मान लो, छोटा कोण क्या मान लो? x। बड़ा कोण मान लो इसका तिगुना से 6 कम, तिगुना से 6 कम। और दोनों का योगफल क्या 90 डिग्री होगा क्या? एक दूसरे का ये पूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण में क्या होता है? दो कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 100। अभी तो फिलहाल ये 4x हो जाएगा। 4x बराबर 90 प्लस 6 मिलकर के 96। क्या 2400 का 96 हो गया क्या? तो x का मान आ गया 24। तो बड़ा वाला जो एंगल है वो है 3x माइनस 6। तो 24 दिया, 72 में से 6 को घटा दोगे तो उत्तर आ गया 66 डिग्री। एक छोटा कोण x ले लिए, बड़ा कोण बोला इसका तिगुना से 6 कम। दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए बताओ? 90 डिग्री। पूरक कोण होने के लिए, पूरक कोण होने के लिए दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। समपूरक कोण होने के लिए दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। समपूरक कोण होने के लिए दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 180। बढ़े आगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो। क्या एक बात पता है क्या कि प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो होता है रेट इनटू टाइम के? क्या पता है ये बात? रेट इनटू, इसको सिंपल तरीका से लो, गुना भागा में मत लो। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो हम लोग रेट को टाइम से गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस वही चीज है। टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? रेट इनटू टाइम के। बोला मूल राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 2। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 बढ़ा है तो बताओ प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या 200% होगा क्या? 2 कितना में? 1 में, तो 200% हो जाएगा ना। और प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ? 10 वर्ष। काट दो, उत्तर आ गया 20%। उत्तर क्या आ गया? 20%, डी। क्या इसमें कोई दिक्कत? लिखने उखने का जरूरत नहीं है। 3 गुना होगा तो 200%, 4 गुना होगा तो 300%। जितना गुना होगा ना उससे 1 कम। बात आ रहा समझ में? हालांकि ये बता देने से अगर फ्रैक्शन में भी आया रहेगा तो भी बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे। बोल रहा था टफ टफ है, टफ है क्वेश्चन। कौन बोला टफ है इसको? राजकुमार बोला। देखो इधर, विनोद बोल दिया। देखो इधर, देखो इधर बोर्ड के तरफ। 17 पारी में सुनील द्वारा बनाए गए औसत रन है 37। 17 पारी में एवरेज क्या है? 37। 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या है जिससे उसके औसत स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो जाती है? जिससे उसके औसत स्कोर में 9 रन की, देखो बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से देखो। यहां पर जैसे देखो 16 मैच तक में इसका एवरेज, 2 तरीका हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लो। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? 16x, बोलो होगा क्या? और 17 पारी में जो इसका एवरेज हो जाएगा वो x प्लस क्या हो जाएगा? 9। x प्लस क्या हो जाएगा? बोलो ना, 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या होगा जबकि औसत स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो गई है? तो इसके हिसाब से कुल देखोगे तो 17 को x प्लस 9 से गुना करोगे, क्या ये 17x प्लस 9 आएगा क्या? 17x प्लस 17 गुना 9, 153। बोला आएगा? अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाए गए औसत रन, तो x प्लस 9 ही दिया हुआ है। x प्लस ये हमारे पास 9 ही दिया हुआ है। ये तो और आसानी हो गया, ये भी करने का जरूरत नहीं है। देखो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? 17 पारी में इसका एवरेज दिया हुआ है। 17 पारी में इसका एवरेज क्या दिया हुआ? 37।
इसका मतलब 16 पारी में इसका एवरेज 9 रन कम रहा होगा ना, तो 37 में से 9 घटाओगे तो 28, बात खत्म। 17वीं पारी में पूछ रहा रन कितना होगा, तो 17वीं पारी में जो रन होगा वो 17 पारी का टोटल 17 गुना 37 और उसमें से घटा देंगे 16 पारी का टोटल 16 गुना 28, घटा दें 17 सते 119, 17 तिया 51, 510 में 119 को जोड़ोगे 629 आएगा, माइनस 16 अठे 128, 320 में 128 को घटा जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 448। बोलो ठीक है ना, 128 320। अब घटा दो, 9 में से 8 घटाओगे 1, 62 में से 44 घटा दोगे तो उत्तर हो गया 181। चलो ये आसान ही था। डेविएशन बताए हैं कभी इस क्लास में, बताए हैं कि नहीं? डेविएशन एकदम बताए हैं, एकदम बताए हैं इस क्लास में डेविएशन। पहले लिखो इसको, देखो ये गुना करने का जरूरत नहीं है, बस डेविएशन पता है तो गुना करने का जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं अभी। हाँ देखो, देखो यहां पर ये समझ में आया, ये तो क्या हो गया 17 में एवरेज है 37 तो टोटल हो जाएगा 17 गुना 37, 16 में एवरेज उससे 9 कम तो 16 गुना 28 घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा 181। हमने कहा डेविएशन में जो है ना, डेविएशन में ये सब गुना करने का जरूरत नहीं होता है, ध्यान से समझो। ऐसे समझो 16 पारी में एवरेज था 28, 17वीं पारी में अगर यह 28 बनाता तो एवरेज का मेंटेन रह जाता क्या? 16 पारी में एवरेज क्या था 28, जैसे 17वीं पारी में ये 28 बनाया तो एवरेज मेंटेन हो गया, बोलो। लेकिन बोला है एवरेज 9 बढ़ गया, एवरेज कितना बढ़ गया? तो 17वीं पारी में 9 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 17 नंबर जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 181। कुछ बात आया समझ में? बढ़े आगे, देखो ध्यान से देखो, यहां पर सड़क के दोनों ओर 2 खंभे हैं, ठीक है। खंभों के बीच में एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी रखी है। जब सीढ़ी एक खंभे पर टिकी होती है वह खंभे से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 17 में 53 से, हाँ ठीक है बोले, 17 में 53 से, 17 अठे 28 से 60 डिग्री। देखो यहां एक सीढ़ी है, इसी सीढ़ी को ऐसे पलट के रख देता है ना, पलट के, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना देता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो सड़क के दोनों ओर है, खंभों के बीच में 20 मीटर का लंबी सीढ़ी है, ये 20-20 मीटर का लंबा सीढ़ी है। कितना मीटर का लंबा सीढ़ी है? तो सीढ़ी तो वही वाला है ना, इसी सीढ़ी को इधर और इसी सीढ़ी को इधर। क्वेश्चन बोला है कि सड़क से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करे। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात को। हम एक बार बताए थे या नहीं भी बताए थे तो ध्यान से देखो, 30 डिग्री के आगे में 1, तो 60 डिग्री के आगे में √3, तो 90 डिग्री के आगे में 2। बोलो होगा क्या? इस बार जो सैटरडे को क्लास होगा सुबह सुबह 5 बजे, वो इसी पे पूरा प्रहार करेंगे। बात आया समझ में? पहले इसका कॉन्सेप्ट देंगे, अगले आधे घंटे से 45 मिनट तक पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इससे रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन करवा देंगे। फिर एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे सीजीएल का दो, चाहे सीपीओ का दो, चाहे कोई दो। देखो यहां पर ध्यान से समझो, हमने क्या कहा? अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने, ये बताओ, ये तो 90 के सामने है ना, ये अगर 90 के सामने 20 है, 90 के सामने 20 है तो ये 60 है, तो ये कितना डिग्री होगा? तो बताओ, 30 के सामने, 90 के सामने 2, तो 30 के सामने 1, 90 के सामने 20, तो इसके सामने ये तो 10 होगा ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये बताओ फिर से 90 के सामने क्या 20, 30 के सामने क्या हो जाएगा 10, 30 के सामने क्या होगा जी? तो ये तो 60 है ना, तो 60 के सामने ये क्या हो जाएगा 10√3। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये लंबाई आ गया 10√3, ये लंबाई आ गया 10, दोनों को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10√3। 10√3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1.732 बोला है क्या? तो 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? यही है ना जी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 27.3
अरे गुना करोगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 17 ना, 17 और इसमें 10 जोड़ोगे 27.32, यही उत्तर है ना। क्या पूछा है? कुछ गलती कर दिए क्या? एक सेकेंड रुको, अरे देखो देखो रुको एक सेकेंड। 20 रूट, हमने कहा कि ये 20 है ना, अगर ये 20 है तो बताओ 90 के सामने कितना? 2, तो इसके सामने कितना? 10, ये तो ठीक है। बताओ ये 90 के सामने कितना? 2, तो 30 के सामने, अगर 30 के सामने 10 हुआ तो 60 के सामने 10√3, और इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 20√3 हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये 10 को कॉमन ले लो, ऐसे कर सकते हो ना, 10 को कॉमन लोगे तो √3 प्लस क्या होगा, ये 1। अब आ जाएगा, ये हमारे पास √3 है, 1.732, इसमें जोड़ दो तो 2.732 हो जाएगा। अरे इसका उत्तर यही आएगा 27.32। कुछ मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं। खंभों के बीच 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई, खंभे के एक शीर्ष पर टिकी होती है, वह खंभे से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब उसे घुमाकर दूसरे खंभे पर टिका दिया जाता है तो सड़क से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सड़क की चौड़ाई गणना करें। अब तो मीटर में ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। देखो यहां पर फिर से सुनो, देखो यहां पर, देखो यहां से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये हो गया 20 मीटर का, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर का। कितना मीटर का? 20 मीटर का। ठीक है, तो हमने ये कहा कि अगर ये 60 मीटर है, एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हो, ये 60 मीटर है तो 90 के सामने हमने कहा क्या कि 90 के सामने ये 20 है, 90 के सामने ये अगर 20 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, ये 10 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। बताओ ये 10 होना चाहिए ना। 90 के सामने 20 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये 10√3, और 10√3 अगर है, ठीक है, ये भी ठीक है, 20 है। अब यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 के सामने अगर 20 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 10। 30 के सामने क्या हो जाएगा इस बार, 10। साइन थीटा बराबर 1/2 होता है, यही ना। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा 10√3। अरे यही आंसर आ रहा, देखो कहां से, सड़क पे। हाँ ABCD है, सीढ़ी के साथ 60 डिग्री है। अच्छा, खंभे के साथ देखो, एक सेकेंड, यहां पर कुछ लगता है गलती हो रहा था। खंभे से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये देखो गड़बड़ है। देखो यहां पर, चलो इसमें कुछ खास नहीं है, ये हमारे पास जो है लैंग्वेज का है। खंभे से 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, और जब उसे घुमाकर दूसरे तरफ खंभे पर टिका दिया जाता है तो सड़क से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये सड़क से 30 डिग्री का कोण, और ये खंभे से 60 डिग्री का कोण। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण। ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण। ये है ना। तो बताओ कि 90 के सामने अगर ये 20 होगा और ये भी 20 होगा तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 10।
तो ये हो जाएगा 10√3 और ये भी क्या हो जाएगा 10√3, दोनों को जोड़ने पे ये 20√3 आएगा। ठीक है, चलो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। 20 को 1.732 से गुना कर दो, 17 दूनी 34, 34.64, ये ठीक है। ये देखो यहां पे हम गलती कर रहे थे कि खंभे से 60 डिग्री का कोण, समझे, जबकि उसे दूसरी तरफ खंभे पर टिका दिया जाता है तो सड़क से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहां पर हम क्या किए, जल्दी जल्दी में इसको पढ़ने में छोड़ दिए। लिख लो इसको। एक बार बोला खंभे से 60 डिग्री का कोण, इसका मतलब सड़क से 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और दूसरे बार सड़क से 30 डिग्री का कोण, यहां से भी 30 डिग्री का ही कोण हो गया। एक का निकल गया तो समझो कि दूसरे का भी निकल जाएगा, ठीक है। खंभा से सड़क से, वहां पे देखो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं बढ़े आगे। देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी में 5 विक्रेता ABCDE के नामों पर विचार किया गया। उसमें से ए का चयन किए जाने की प्रायिकता क्या है? ए का चयन किए जाने की प्रायिकता क्या है, बताओ। ए का चयन किए जाने की, देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आउटकम क्या हो जाएगा, बताओ। टोटल जो आउटकम हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा क्या हो गया जी, क्या हुआ तेरी, टोटल क्या हो जाएगा 5, टोटल क्या हो जाएगा, और उसमें से 3 बिक्रे, 3 को चुनना है तो उस तीनों में से क्या होना चाहिए, एक बार। तो यहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा 3, उत्तर आ गया 3/5। किसका चयन किया है, रुको, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेता ABCDE के नामों पर विचार किया जाना है, ठीक है। तो नीचे में लिखो 5C3, नीचे में लिखो 5C3 और उस 3 में से एक को चुनना है, 3C1। तो एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता है, एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता है, तो 3C1। इसके अलावा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ऊपर में 3 आया, नीचे में ये क्या आ जाएगा 5 गुना 4/2, 2 दूनी 4, ये तो 3/10 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकेंड रुको। देखो यहां पर क्या है, इसका इंग्लिश में भी है क्या, देखो तो है क्वेश्चन। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेता ABCDE के नामों पर विचार किया जाना, उसमें से ए के चयन किए जाने की क्या प्रायिकता है। इसमें देखो, इसमें इसको तब सीधा तरीका से ही बना रहा है। ये टोटल है 5, टोटल हमारे पास क्या है, और उस 5 में से एक का संभावना, तो उत्तर इसका तब 1/5 होगा। बात आया समझ में, इससे ज्यादा नहीं है, ये अलग है। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, उसमें से इस 5 में से किसी एक को चुनना है, तो 5 में से एक को चुनना है तो टोटल आउटकम्स 5 होगा, और उसमें से ए चुनना है तो 1/5 होगा। 3 से कोई मतलब नहीं है। बढ़े आगे, देखो यहां 20% के लाभ पर एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है।
1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही वजन का इस्तेमाल करता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया मान लो। 1000 ग्राम का दाम कितना रुपया मान लो, या 1000 रुपया मान लो। कितना रुपया मान लो, 1000 रुपया। अगर 1000 ग्राम का दाम 1000 होगा तो यहां से बोला है कि 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। तो अगर 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 1200 में बेचेगा। क्वेश्चन बोला 800 ग्राम का ही यूज किया है। 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया है तो 800 ग्राम का दाम कितना होना चाहिए, 800 रुपया। 800 ग्राम का दाम कितना होना चाहिए जी। लेकिन पहले तो 20% का फायदा इधर से लिया, इधर वाट में कमी कर दिया, तो फायदा कितने का हो गया, 400 का फायदा हो गया 800 में। गुना कर दो 100 से, नहीं भी करोगे तो उत्तर आ जाएगा 50%। 20% लाभ पर बेचेगा तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया ले लो। 1 ग्राम का दाम हमेशा 1 रुपया के बराबर ले लीजिए। किसके बराबर, 1 रुपया के बराबर। साधारण तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1000 ग्राम का दाम रियल में क्या होना चाहिए, 1000 रुपया। 20% फायदा पे बेचेगा तो 1200 रुपया इसका अंकित मूल्य कर दिया। इधर 800 ग्राम ही बेच पाया तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया ही होना चाहिए ना। तो 800 रुपया से कितना का फायदा हुआ, 400 का फायदा हुआ 800 में। उत्तर हो गया 50%। किसको, हाँ ये जो साधारण तरीके से बताया इसको समझे क्या, बढ़े आगे। 8 केजी को 25 से गुना करो, 25 अट्ठे 200 केजी। 25 ग्राम को 25 से गुना करो, 625 ग्राम। 625 ग्राम को केजी में क्या लिखोगे, 0.625, और 25 अठे 200, तो टोटल मिलकर के 200.625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ये सीधा सीधा बोला 8 केजी 25 ग्राम को 25 से गुना करना है। 25 अठे 200 केजी हो गया, और 25 को 25 से गुना करोगे तो 625 ग्राम आएगा। तो ग्राम से इसको किस में चेंज कर दोगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 200 केजी था, 0.625 केजी और आ गया, उत्तर आ गया। बढ़े आगे। एक कारखाने में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो दिख रहा है, एक कारखाने में, ध्यान से देखना, एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते, बारी बारी से घंटे के आधार पर। अजय पहले घंटे के लिए काम करता है, विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है। इसी तरह आगे काम करते हैं। अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, विजय उस काम को 16 घंटे में। ये दे दिया है, बारी बारी से आधार पर मशीन को उपयोग कर रहे हैं, तो वे कार्य करने में अल्टरनेट यूनिट वर्क वाला क्वेश्चन है ये। तो यहां पर अजय है और दूसरा क्या है, विजय है। ए और बी लिख लो। ए कर रहा है कितना देर में काम, 6 घंटे में। बी कर रहा है 16 घंटे में। क्या 16 या 48 होगा इसका एलसीएम, क्या 6 अठे 48, 16 या, पहला घंटा किया ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा ए, चौथा घंटा बी। इसी तरह से यही क्रम आगे चलता रहता है। तो रिपीटेशन को पकड़ लोगे तो हम बोलेंगे 8 3 11 यूनिट कितने घंटे में, 2 घंटे में। 11 यूनिट कितने घंटे में, तो 48 से जस्ट पहले कौन सा संख्या है जो 11 से कट जा रहा है, 44। तो 11 चौका 44, तो 4 दूनी, तो 44 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे का। बचा कितना काम, 6। जैसे ही 6 काम बचा है ना, तो आएगा कौन, 4 काम बचा। कितना काम बचा, 4 काम। अब आएगा कौन, ए। ए का एफिशिएंसी क्या है, तो 4 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 4/8 घंटा। 4/8 घंटा का मतलब आधा घंटा, 8.5 घंटा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, 8 घंटा 30 मिनट। अल्टरनेट वर्क है। ये आ जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट।
तीन प्रत्याशी है, कितना प्रत्याशी है? 3। पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए। पी है, क्यू है और कौन है? आर है। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए, जबकि आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो तो कोई अमान्य या अवैध मत ना डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सुनना मेरी बात को ध्यान से। मतदाता सूची के में पूछा जा रहा है, मान के चलते हैं कि क्यू को मिला 100 वोट। कितना वोट? तो 15% आर को अधिक मिलेगा तो 115। बोलो ठीक है। और 35% अधिक मिलेगा तो 100। अब इसका रेशियो निकाल सकते हो क्या? रेशियो निकाल दो। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये आ गया 20 और ये आ गया 23। बोलो आया? कुल मिलाकर के 27, 23 मिलकर के 50, 50 प्लस 20 मिलकर के 70 यूनिट हुआ। कुल मिलाकर के वोट कितना पड़ रहा है? 70 यूनिट पड़ रहा है ना। वोट पड़ रहा है 70 यूनिट, जो टोटल का है 90%। यहां पर एक बात और देखो, पी ने आर को 2412 मतों से हराया। पी ने आर को कितने मतों से हराया? 4 यूनिट से। कितना यूनिट से हराया? अगर यही 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2312 को, किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2412 है, 2412। तो बताओ पहले 70 यूनिट निकाल ले क्या? कुल जो वोट पड़ा है वो पहले निकाल ले क्या? 4 से काटो इसको, 4 छाके 24, 4 तिया 12। अगर हम 70 से गुना कर देंगे तो ये कुल डाले गए मत हुआ क्या? अगर कुल डाला गया मत कितना है? 90%। तो पहले हम निकालेंगे 100%। पहले कितना प्रतिशत? या 1% निकाल लो, या क्या निकाल लो? हालांकि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पूछ रहा, तो 100% ही निकाल लो उत्तर। ये हमारे पास आया 603 गुना 70। बोलो आया? अब इसका काम खत्म है। 90 से डिवाइड करो, 603 गुना 70 को 90 से डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो? गुना कर दो, सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0, 6 से कटेगा ये, 9 से कटेगा, 9 छा के 54, 9 सते 63, 7 सते क्या आ रहा? 49, 7 छा के 42 में 4 को जोड़ोगे तो 46। उत्तर आ गया 46,900। कुल मत आ जाएगा 46,900। क्या ये समझे? Q, P और R का दिया हुआ है। P के बारे में कहा जा रहा है कि Q से 35% अधिक। Q से कितना प्रतिशत अधिक? 35% अधिक। तो Q को हमने मान लिया है 100, इससे 35% अधिक P और इससे 15% अधिक R। हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो 27 रेशियो 20 रेशियो क्या आया? 23 आया। यानी ये कुल डाला गया मत है, तभी ना P को Q को R को मिला। और कुल डाला गया मत कितना प्रतिशत है बताओ? 90% है, क्योंकि बोला यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, 10% ने मतदान ही नहीं किया, तो जो मतदान किया उसी का ना वोट ये लोग रखेगा। यहां पर बोला P ने R को छोड़ दिया है 2412 वोटों से। हम यहां पर रेशियो में देखते हैं कि कितना वोट का अंतर आ रहा है? 4 वोट का। और 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2412 को, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 छा के 24, 0 4 तिया 12। तो 70 यूनिट क्यों निकाले? कि वोट कितना डाला गया है, रेशियो के रूप में वोट कितना डाला गया है, कुल कितना वोट डाला गया है। कुल वोट हमारे पास 70 आया। 70 को 603 गुना 70 कर देते हैं, ये डाला गया मत है। अब इसका काम हो गया है खत्म। ये कुल डाले गए मतों का 90% है। अगर 90% 603 गुना 70 है तो 100% हमसे पूछा जा रहा है। 100% निकाल लोगे। बढ़े आगे, देखो यहां फिर से यही इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजय प्रत्याशी को जो विनर है उसको मिला है 48% वोट। कितना परसेंट वोट? 48%। और उसके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले, जो कुल मतों का 34% है। लूजर जो है उसको मिल रहा है 34%। और ये जो 34% है ये 6800 के बारे में बात कर रहा है। ये चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः क्या है? जीत का अंतर कितना प्रतिशत है बताओ? जीत का अंतर 48 में से 34 घटाओगे जी
तो 48 में से घटा दोगे तो क्या ये 14% होगा क्या? तो 34 दूनी 68, 34 दूनी तो 1% बराबर 200 क्या आया? तो 14 दूनी तो 2800 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2800 का। ऑप्शन में देखो 2800 वाला एक ही है क्या? तो उत्तर 2800, ये आ जाएगा 2800, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन में बोला है अमान्य वोट क्रमशः कितना है? अमान्य वोट क्रमशः कितना है? तो ये बताओ कि 48% और 34% दोनों मिलके कितना होगा? ये बताओ, 48 और 34 मिलके कितना बचा? कितना बचा? कितना? 22%, 18%, कितना प्रतिशत? 18% हो गया इनवैलिड। बोलो हो गया क्या? तो 1% 200 के 18 दूनी तो इनवैलिड वोट कितना है? 3600। डिफरेंस कितना है? 2800। ऑप्शन नंबर सी। ये उल्टा है। पहले किसके बारे में पूछा था? डी मत मार देना। पहले पूछा है डिफरेंस के बारे में। अरे क्या ये समझे क्या? विनर को मिला है 48%, लूजर को कितना मिला? 34%। 34% किसके बराबर? तो 1% किसके बराबर? क्वेश्चन बोला है दोनों का डिफरेंस क्या है? तो 48 में से 34 घटाओगे तो 14, 14 दूनी 2800। क्वेश्चन बोला इनवैलिड वोट कितना पड़ा है? कुल वोट होता है 100%। यहां पे ये बात नहीं बोला कि 10% ने वोट नहीं डाला, ये सब बात नहीं ना बोला है। ऐसा बोलता तो क्या करते? वो भी 10% घटाते। 48 और 34 मिलके हो जाता है 82%। कुल है 100%। 100% से 82% घटाओगे तो 18% इनवैलिड वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 18 दूनी 3600। 13 नंबर का क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला गया है। शंकु के रूप में ढाला गया जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, इसमें कुछ तो है नहीं। बताओ आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब ना। 12 सेंटीमीटर व्यास है, आधा क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6। त्रिज्या आ गया 6 गुना 6 गुना 6। ये हो गया गोला का आयतन, और इसी आयतन को पिघला करके शंकु का रूप दिया गया है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर व्यास न है, 8 का आधा 4 गुना 4, और ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। बोलो यही है ना? सॉल्व कर दो। ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। बोलो कट गया क्या? 4 से यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा। 3 तिया 9, 9 छाके 54। हाइट आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। हाइट आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। सेम ही आयतन हो जाएगा ना शंकु का भी। हाँ, पिघला के कि तोड़ के उससे कोई मतलब नहीं है, आयतन सेम ही रहेगा ना, जैसे भी करे। बढ़े। देखो यहां क्वेश्चन, एबीसी में डीईएफ क्रमशः ए बी और सी, ए बी और सी ये त्रिभुज है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए है, बी है, और क्या है? सी है। इसमें कहा जा रहा है डीईएफ क्रमशः बीसी। डी है बीसी का मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु है। ये डी है बीसी का मध्य बिंदु, डी है, डी के बाद ई है सीए का मध्य बिंदु, ई है सीए का मध्य बिंदु। तो एफ होगा ए बी का मध्य बिंदु। बोलो होगा क्या? अब इसमें से कहा जा रहा है कि बीई और डीएफ, किधर गया? बीई, बीई और डीएफ, डीएफ एक दूसरे को किस पे काटते हैं? ये एक्स पर काटते हैं, एक्स पर। ओके। फिर कहा जा रहा है क्या कि डीई, किधर गया? डीई, ये डीई और सीएफ ये एक दूसरे को वाई बिंदु पर काटते हैं। किस पे काटते हैं? वाई बिंदु पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखो यहां पर ध्यान से,
इसमें तो इसका 1 सेकंड का उत्तर हो जाएगा। ये जो एफ ई है ना, एफ ई, ये बी सी का आधा होगा एफ ई, और एफ ई का आधा होगा एक्स वाई। तो उत्तर लिख दोगे बी सी का 1/4। लेकिन कैसे होता है इसको ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझो। यहां पर ये माध्यिका क्या होता है बताओ। एक तो ये क्या माध्यिका हुआ क्या बताओ। ये जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या माध्यिका होगी क्या। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होती है। समानांतर तथा आधी होती है, ध्यान से समझना। ये जो हमारे पास एफ डी है, ये जो हमारे पास एफ डी है, क्या एसी का आधा होगा क्या। एसी का आधा भी होगा और एसी के समानांतर भी होगा। एसी के, और कभी भी समानांतर होता है तो याद रखना कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है ये, अगर ये बीई इसके मिड पॉइंट को टच कर रहा है तो इसका मतलब बी एक्स भी जो है वो असल में एफ डी का मिड पॉइंट है। बोलो, और ये समरूप त्रिभुज हुआ ना जी, एफ डी बी, एफ डी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी बी के। हमने कहा मिड पॉइंट थ्योरम से समानांतर हो जाती है ना जी। तो बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर, कॉमन होने के कारण ये बराबर। तो एंगल 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 से, एंगल 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 से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो जो इसके अगर इसके मिड पॉइंट को ये टच कर रहा है, मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इस भुजा के भी मिड पॉइंट को ही ये टच करेगा समरूपता से। बड़े वाले का मिड पॉइंट को टच कर रहा है तो छोटे वाले का भी मिड पॉइंट को टच करेगा। बोलो करेगा क्या। वही चीज यहां भी लागू होगा। बताओ ईडी जो है ये ए बी का हाफ है, साथ साथ समानांतर है, और सी एफ अगर मिड पॉइंट को टच कर रहा है, माध्यिका है, तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में भी, ई सी डी में भी, ये जो हमारे पास सी वाई है, ये इसका क्या बन जाएगा, माध्यिका। माध्यिका बनने का मतलब है कि ईडी का क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट, ईडी का क्या हो जाएगा। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास एफ डी ई, एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एफ डी ई। अब अभी अभी बताओ कि हमने कहा कि बड़े वाले त्रिभुज में एफ ई मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से बीसी का आधा होगा क्या। अरे बोलो, बीसी का ये क्या होगा, साथ साथ समानांतर भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम अगर एफ ई डी में लगाओगे तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से दो भुजाओं का मध्य बिंदु तीसरी भुजा की आधी होगी। तो BC/2 है ये, FE BC/2 है, तो क्या ये BC/2 का आधा होगा क्या। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। BC बटे क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसमें कुछ लिखना नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम समरूपता, मिड पॉइंट थ्योरम जो है समरूपता में ही हम लोग पढ़ते हैं। हो गया। बड़े आगे देखो, यहां बिसन एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह अपनी वास्तविक गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से साइकिल चलाता है तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में 2 घंटे और लगते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर बिसन वास्तविक में साइकिल चला रहा था। बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, ये बताओ। तो एक बार ये क्या करता है, 120 किलोमीटर जा रहा है। एक बार देखो, एक तो 120 किलोमीटर जा रहा है, हम मान लेते हैं कि इसका जो वास्तविक स्पीड है वो है x। वास्तविक स्पीड क्या है, और एक बार अगर x के स्पीड से जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा। बोलो लगेगा क्या। एक बार ये अपना स्पीड घटा लिया, x माइनस क्या कर लिया है 3, तो यहां भी कुछ टाइम लगेगा। अगर स्पीड घटाया है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो इस दोनों टाइम का जो अंतर है क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। बोलो है क्या। अब बताओ कि इस दोनों में हम अगर डायरेक्ट मान उठा उठा के रख दे तो काम बन जाएगा क्या। बताओ 15 अगर रखते हैं तो 15 यहां पर रखोगे, 15 से 8 बार में कटेगा, 15 से ये कितना बार में कटेगा, और 15 में से 3 को घटाओगे तो क्या आया 12, 12 से ये कितना बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। 10 में से 8 गया तो x बराबर जो 15 था हमने सही लिया। दूसरा तरीका होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल x गुना x माइनस 2
बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर बराबर हो जाता है डिस्टेंस के। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है x और x माइनस 2 है, x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। दो ऐसे गुणनखंड में 120 को तोड़ो कि जिसका अंतर 2 हो, तो 12 और 12 को किससे गुना करेंगे, 10 से, तो x का मान आएगा 12 और x माइनस 2 का मान क्या आ जाएगा, यही हो गया ना, उल्टा कर दिया, अच्छा सॉरी 3 है, 3 है, एक सेकेंड रुको, ये 3 है, ये हमारे पास क्या है, 3 है, कोई बात नहीं है, 3 है, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 3, चालों का अंतर क्या हो जाएगा 3 अगुना क्या 2 बराबर क्या आ जाएगा 120 के। 2 से इसको काट दो, 60 आ गया, 60 को 3 से गुना करो। दो ऐसे संख्याओं का गुणनफल जिसका अंतर तो 3 हो, क्या 180 है, क्या पता है, 15 को 12 से गुना करने पर 180 आता है, और दोनों का अंतर भी क्या है बताओ 3 है, तो x का मान क्या आ जाएगा 15। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। बढ़े आगे, यही वाला लिखो ना, अभी यही वाला लिखो, बढ़े आगे। 16 देखो यहां पर ध्यान से, 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5250, 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर ये बोला है किसी राशि को 5 वर्ष के लिए जब निवेश किया जाता है तो जो अमाउंट आता है वो आता है 5250, 5200 क्या आता है 50। यदि इसका साधारण ब्याज का रेट पिछली दर से 2% अधिक होता, पिछली दर से 2% अधिक होता, लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पर लिख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, इस बार रेट प्लस 2% होता, बोलो होता क्या, तो इसका मिश्र धन हो जाता 5600 रुपया। क्वेश्चन बोला है मूलधन कितना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से सब लोग, 5 वर्ष में अगर 2% रेट अधिक होगा, 5 दूनी 10% अधिक होगा, मिश्रधन भी 10% अधिक होगा। देखो मिश्रधन कितना अधिक है, 5600 में से घटा दो 350, कितना है जी, यही 350 असल में 10% है, 100% बराबर 35,000, उत्तर 3500, बात खत्म। ये 5250 है ना, तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा क्या है, रेट बढ़ा है। अगर रेट बढ़ा 2% तो 5 वर्ष में टोटल कितना बढ़ेगा, 5 दूनी 10%, तो जो भी मिश्रधन है उससे 10% बढ़ना चाहिए, तो रुपया के रूप में 350 बढ़ा हुआ है, यही 10% बराबर 350 होगा, तो प्रिंसिपल 100% को रिप्रेजेंट करेगा, उत्तर आ जाएगा 3500। क्या आ जाएगा उत्तर इसका, क्या बढ़े आगे, देखो 17 नंबर, क्या इंटरसेक्शन फार्मूला याद है क्या, पता है क्या किसी को, ये हमारे पास क्या दिया हुआ, x के जगह पे x को छोड़ो, हम डायरेक्ट मान ही रखते हैं। यहां पर देखो 2 बिंदु है, एक और क्या है 3 है, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है 2 है और 7 है। बोला है इसको जो है 3:4 में बांट दिया है, कोई बिंदु है जो 3 अनुपात किसमें बांट दिया है, 4 में, 3 अनुपात किसमें बांट दिया है, तो क्वेश्चन बोला है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाले। देखना ध्यान से, समझो ध्यान से, कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो देखो x कैसे निकलेगा, x बराबर निकलेगा, ध्यान से सुनना, ये 1 को करो 4 से गुना, 4 इकाई प्लस इसका 2 को करो 3 से गुना, 3 दूनी, अब बटे कर दो 4 3 7, 4 3, y बराबर देखो कैसे निकलेगा, फिर से वही काम करो, 3 को करो 4 से गुना, 4 तिया, और 7 को करो 3 से गुना, 7 तिया, तो 12 और 21 जोड़ दोगे और डिवाइड किससे कर दोगे, 7 से, तो 12 और 21 जोड़ोगे 33/7, दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया, एक आ गया 10/7, दूसरा आ गया 33/7, दूसरा क्या आ जाएगा 33/7, ऑप्शन नंबर बी। हाँ एक ही गो से आंसर आ जाएगा, 10/7 एक ही में ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ये x1 y1 है, ये x2 क्या है, y2 है, और इसको बांट रहा है ये m/n में, किसमें बांट रहा है, m/n में। इस कोऑर्डिनेट को मान लो x y,
तो यहां पर फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन फार्मूला से ज्यादा बेटर हमको यही लगता है। लिखना चाहोगे तो लिख लो। अगर यहां पर x बराबर लिखना है तो x बराबर आ जाएगा x1 इंटू एन, x1 इंटू क्या n, अब प्लस करोगे x2 इंटू एम और बटे कर दोगे m प्लस n। बोलो कर दोगे क्या? और इसी तरह से अगर y निकालना होगा तो बोलना y1 इंटू एन, y1 इंटू एन ऑपोजिट वाला से गुना करना, प्लस y2 इंटू एम, y2 इंटू एम, अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। ये उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, इंटरसेक्शन फार्मूला है ये। बढ़े आगे। एक्स वाई जेड में पी भुजा वाई पर स्थित है। मिटा दे इसको। देखो एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में त्रिभुज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है। पी भुजा के बारे में कहा जा रहा है कि पी जो है वो एक्स वाई जेड पे स्थित है। ठीक है, एक्स वाई बराबर एक्स जेड के, एक्स वाई बराबर एक्स जेड के, एक्स जेड के, एक्स वाई बराबर किसके बोला है? एक्स वाई बराबर एक्स जेड के। ये है मतलब समद्विबाहु भुजा, यही है ना। और P यहां पर ऐसा है कि P एक्स पी वाई जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बताओ एक्स पी वाई 90 डिग्री है, तो वाई जेड की लंबाई पूछ रहा। कहां गया वाई जेड की लंबाई? दिया हुआ क्या है? वाई पी 18। हम सोचे कि कुछ बहुत खतरनाक क्वेश्चन होगा, समझे? क्या होगा जानते हो? अगर ये लंब है, अगर ये एल्टीट्यूड खींचा गया है तो याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही इसका मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बात आया समझ में? इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट एक ही रेखा पर बनता है, संरेख बनता है। तो यही जो हमारे पास है ये मीडियन का भी काम करेगा। अगर वाई पी 9 सेंटीमीटर है तो पी जेड भी कितना सेंटीमीटर? क्वेश्चन बोला एक्स जेड क्या होगा, वाई जेड क्या होगा, तो 9 प्लस 9 मिलकर के क्या होगा? 18। क्या हो गया? क्या इसका उत्तर क्या आया? बी। देखो 2 गो जीन्स है, 3 गो शर्ट है, कितना तरीका से पहनोगे? 6। हाँ ठीक है, 2 गो जीन्स है, 3 गो शर्ट है, कितना तरीका से पहनोगे? दोनों को गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी। यहां पर देखो नेशन है, नेशन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके जो व्यवस्था की गई है उसमें एन एक साथ कितनी बार आएगी? सुनना मेरी बात को। नेशन में एन एन को एक साथ दे दो, एन एन को क्या करो? इसको एक डब्बा में बंद कर दो। बोलो बेटा तुम रहो इसी में। उसके बाद हमारे पास है ए, उसके बाद हमारे पास है टी, उसके बाद है आई, उसके बाद क्या है ओ, और कुछ है क्या? ये दोनों जहां जाएगा साथे जाएगा, दोनों जहां जाएगा। तो टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5, क्या गो है? तो 5 गो है ना। और ये एन एन को एक साथ बंद कर दिए, एन एन को क्या कर दिए? ध्यान से सुनना, एन एन को एक साथ बंद कर दिए। अब ये हो गया 1 2 3 4 5। पहली बार इस जगह पे या तो डबल एन होगा, या तो ए होगा, या तो टी होगा, या तो आई होगा, या तो ओ होगा, यानी 5 होगा। यहां 5 बार रख सकते हैं। इस पांचों में से कोई अगर एक फिक्स हो जाएगा तो अगले प्लेस पे 4 बार रख सकते हैं, अगले प्लेस पे 3 बार रख सकते हैं, अगले प्लेस पे 2 बार रख सकते हैं, और अगले प्लेस पे मात्र एक संख्या रख सकते हैं जो कहलाएगा फैक्टोरियल 5। क्या कहलाएगा बताओ? लेकिन ये एन भी आपस में क्या होगा? इधर से उधर होगा। तो एन भी आपस में इधर से उधर होगा तो फैक्टोरियल 2। लेकिन एन 2 बार रिपीट कर रहा है, एन अगर 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, फैक्टोरियल 5। हमने कहा तुम्हारे पास ये है एक बिस्किट, दूसरा बिस्किट, तीसरा बिस्किट, चौथा बिस्किट, पांचवा बिस्किट। तो ये पहले प्लेस पे पहला बिस्किट भी रख सकते हैं, दूसरा भी रख सकते हैं, तीसरा भी रख सकते हैं, चौथा भी रख सकते हैं और पांचवा। तो 5 तरीका से रख सकते हैं बिस्किट को। अरे समझ रहे हो? 5 तरीका से रख सकते हैं। नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ वेज है, उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग।
तो 5 तरीका से रख सकते हैं। 5 तरीका में से कोई ना कोई एगो फिक्स हो जाएगा ना जब रखोगे तो बचेगा उसके बाद हमारे पास क्या गो, अरे बोलो 5 में से एगो, तो यहां पर हम 4 तरीका से रख सकते हैं, फिर एगो फिक्स हो जाएगा यहां 3 तरीका से, फिर एगो फिक्स हो जाएगा यहां 2 तरीका से, फिर एगो फिक्स हो जाएगा, तो अंतिम में 1 तरीका बचेगा, जो भी बचेगा वो यहां पे आ जाएगा। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करोगे 5 चौका 20 तिया 60 दूनी, यहां पर ऐसे नहीं है, फैक्टोरियल में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 से लेकर लगातार 5 तक का गुना को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 5। अब ये जो n है ये भी आपस में एक बार n इधर जाएगा एक बार n इधर जाएगा, तो जाते रहेगा, उल्टा पुल्टा होगा तो 2 हो जाएगा ना फैक्टोरियल 2। और लेकिन जब n 2 बार रिपीट करता है तो जितना बार रिपीट करता है उतना बार से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, उत्तर आ गया फैक्टोरियल 5। लास्ट क्वेश्चन देखो, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कितने सिक्के, बोला क्या, कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है, सुनना मेरी बात को। 3 सिक्का है ना, कितना सिक्का है, 3 सिक्का है। हम बोलते हैं या तो पहले का हेड आएगा, दूसरे का हेड आएगा, तीसरे का भी हेड आएगा, बोला आएगा, या तो पहले का हेड आएगा, दूसरे का हेड आएगा, तीसरे का टेल आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा हेड आएगा, या तो टेल आएगा हेड आएगा हेड आएगा, ठीक, या तो टेल आएगा टेल आएगा टेल आएगा, रुको, या तो टेल आएगा टेल आएगा हेड आएगा, या तो टेल आएगा हेड आएगा टेल आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा टेल आएगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है बनता, बोलो बनता है क्या। हम क्या बोले, देखो तरीका होता लिखने का, पहले एच 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 लिख दिए, यहां पर टी लिखे, फिर दूसरे स्थान पे टी, फिर पहले स्थान पे टी, टी 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 लिख दिए, सबसे लास्ट में एच, फिर दूसरे स्थान पे एच सबसे, तो बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 और, तो टोटल आउटकम्स क्या होगा बताओ, बोला कम से कम 1 आने की संभावना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो एको गो जब नहीं आएगा तो एको गो हेड किसमें नहीं आता है, एक बार ही ऐसा है कि एक भी हेड नहीं है। देख लो सब में हेड है ना जी, देखो ना सब में हेड है क्या, तो सिर्फ एक बार ही संभावना बन रहा है कि जिसमें हेड एक बार भी नहीं आ रहा। तो ये टोटल 8 में से, टोटल यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स 8 है, उसमें से एक बार नहीं आएगा, तो बाकी कितना बार आ सकता है बोलो, तो उत्तर हो गया 7/8।